डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन समझेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग समझ चुके हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन किसे कहते हैं। तो डीएनए से डीएनए की सिंथेसिस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, यानी प्रोडक्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। अब ये रेप्लिकेशन का मोड क्या होता है, ये रेप्लिकेशन होता कैसे है, तो बहुत ही मशहूर एक्सेप्टेड जो थ्योरी है डीएनए रेप्लिकेशन के संबंध में, वो है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और भी कुछ थ्योरी इससे रिलेटेड दिए हुए हैं, लेकिन वेल एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए ई कोलाई के ऊपर मेसेल्सन एंड स्टॉल ने प्रूव किया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? तो देखिए, इसका मतलब सिंपली आप ये समझिए कि जैसे एक पेरेंटल मॉलिक्यूल है डीएनए का, जिसका रेप्लिकेशन होना है, यानी डीएनए से डीएनए बनना है। कहाँ बनता है? तो सेल साइकिल के एस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए की सिंथेसिस। तो सेल साइकिल के एस फेज में जो पेरेंटल मॉलिक्यूल है जिसका डीएनए रेप्लिकेशन होना है, तो उसमें क्या होगा कि हाफ जो डीएनए के स्ट्रैंड है वो ओल्ड होगा और उसका जो हाफ है यानी 50% वो नया स्ट्रैंड बनेंगे। तो आधा पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और आधा जो है 50% वो बिल्कुल न्यू स्ट्रैंड होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो स्ट्रैंड होगा, जैसे ये डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है फर्स्ट जनरेशन में, देखिए कि दोनों डीएनए की जो मॉलिक्यूल है उसमें एक स्ट्रैंड जो होगा वो पेरेंटल होगा और दूसरा जो होगा वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होंगे। तो इसको हम कहेंगे हाइब्रिड। और फिर नेक्स्ट जनरेशन में देखेंगे तो कुछ हाइब्रिड होगा और कुछ जो है बिल्कुल न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल होंगे, उसमें पेरेंटल पार्ट नहीं होगा। तो हाफ ओल्ड स्ट्रैंड एंड हाफ क्या हुआ, नया स्ट्रैंड आया। तो इस तरह के जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए मेसेल्सन एंड स्टॉल ने ई कोलाई यानी इस्चेरिचिया कोलाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके और उन्होंने साबित कर दिया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो इसी बात को हम थोड़ा गौर से सुने, थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करें। ये मेसेल्सन एंड स्टॉल ने कैसे साबित किया? हमेशा इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइमोलॉजी है उसमें एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपसे मेरी आपको सजेशन है कि आप मेरे डीएनए रेप्लिकेशन वाला रेप्लिकेशन नाम से एक वीडियो है उसको ज़रूर देखें। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करते रहा हूँ,
और कर रहा हूँ, इसलिए उन सारे वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपका जेनेटिक्स एंड मोलिकुलर बायोलॉजी में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होता चला जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरह के सारे वीडियोस आप तक पहुँच जाए। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इस बात को साबित करा था किसने? मेसेल्सन एंड स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित किया था। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है? तो देखिए उन्होंने किया क्या, उन्होंने क्या किया कि ई कोलाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। कैसे किया? तो ई कोलाई को हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडिया के अंदर ग्रो किया। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन एक सोर्स है कल्चर मीडिया में। नाइट्रोजन सोर्स कहाँ से आता है? तो प्रोटीन हम यूज़ करते हैं, पेप्टोन वगैरह कल्चर मीडिया में। कल्चर मीडिया को मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि कल्चर मीडिया किसे कहते हैं। देखिए कल्चर मीडिया का मतलब होता है फूड फॉर ऑर्गेनिज्म, यानी जो भोजन हम खाते हैं अपने प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, वो हमारे लिए कल्चर मीडिया हो गया। और जो फूड यानी न्यूट्रिशन हम बैक्टीरिया को खिलाते हैं वो बैक्टीरिया के लिए कल्चर मीडिया हो गया। जो फूड एंड न्यूट्रिशन हम किसी सेल, टिश्यू या ऑर्गन के प्रॉपर ग्रोथ के लिए लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो उस ऑर्गन के लिए, उस टिश्यू के लिए, उस सेल के लिए उस कल्चर मीडिया हो गया। तो कल्चर मीडिया का मतलब क्या हुआ कि फूड फॉर ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज कल्चर मीडिया? कल्चर मीडिया इज ए बैलेंस्ड बायोकेमिकल कंपोजिशन which supply all essential nutritional components for proper growth and development of an organism. That may be bacteria, fungus, cell, टिश्यू, आइदर प्लांट सेल हो सकता है और एनिमल सेल हो सकता है, प्लांट टिश्यू हो सकता है, एनिमल टिश्यू हो सकता है। हम लेबोरेटरी के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, बैक्टीरिया को कल्टीवेट करने के लिए जो फूड हम इस्तेमाल करते हैं उस फूड को हम कहते हैं कल्चर मीडिया। क्लियर है? तो उन्होंने क्या किया, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने जो फूड बनाया उसमें एक नाइट्रोजन सोर्स होगा, कार्बन सोर्स होगा, उसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होंगे। कार्बन सोर्स के लिए हमेशा हम लोग ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं, लैक्टोज इस्तेमाल करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का कोई कंपोनेंट इस्तेमाल का टाइप इस्तेमाल करते हैं मोनोसेक्राइड के रूप में, डाइसेक्राइड के रूप में, पॉलीसेक्राइड के रूप में। तो ये एक कार्बन सोर्स होता है। नाइट्रोजन सोर्स के लिए हमेशा एक कोई प्रोटीन यूज करते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। नहीं, प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है? तो एमाइनो एसिड का बना होता है। एमाइनो एसिड क्या है? तो ये है एमाइनो एसिड जो है वो एक एमाइनो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसमें एक छोर पे आप देखिएगा कि NH2 होता है और दूसरे तरफ COOH होता है, यानी कि तो ये जो है एमिनो एसिड हम प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ाएंगे। आप यहाँ पे सिर्फ ये समझिए कि प्रोटीन जो यूज करते हैं पेप्टोन के रूप में, तो मेसेल्सन एंड स्टाल ने जो कल्चर मीडिया यूज किया ई कोलाई के ग्रोथ के लिए, उसमें जो नाइट्रोजन सोर्स के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने अमोनियम क्लोराइड को यूज किया। उस अमोनियम क्लोराइड के अंदर जो नाइट्रोजन है
वो हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 15 लिखा हुआ है, यानी उसकी मोलेक्यूलर वेट जो है ज्यादा होगी, 15 होगी। आइसोटोप आप जानते हैं जिसका मोलेक्यूलर वेट डिफरेंट हो और एटम एक ही है, एक ही एटम जिसके मोलेक्यूलर वेट है वो अलग अलग हो और उसका जो है उसकी, तो उसको हम कहते हैं आइसोटोप। तो N15 आइसोटोप क्या है कि हेवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, और एक जो है N14 है। तो दो तरह के मीडिया इन्होंने यूज किया, एक में अमोनियम क्लोराइड जो डाला वो नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड डाला उन्होंने, ठीक है। दूसरा जो मीडिया था, कल्चर मीडिया था, उसमें नाइट्रोजन 14 वाला अमोनियम क्लोराइड डाला। अच्छा, अब देखिए इससे होगा क्या। इकोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है जिसको आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। मोनेरा के अंदर, किंगडम मोनेरा में जितने बैक्टीरिया है उसको रखा गया है, सारे के सारे मोनेरन्स क्या है? प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट उसको कहते हैं जिसमें बस न्यूक्लियस ना हो, न्यूक्लियस जिसमें नहीं पाया जाता है जिस सेल में, उस सेल को हम प्रोकैरियोट कहते हैं। न्यूक्लियस के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो खैर ये तो सेल के डिफिनीशन में हम बता चुके हैं। तो बैक्टीरिया यानी ई कोलाई क्या है कि एक प्रोकैरियोट है, यानी एक बैक्टीरिया है जिसमें ये उसकी जो जीनोम है वो एक क्रोमोसोम के अंदर होता है, ठीक है। तो जीनोम के अंदर यानी कि उसके जो डीएनए है, तो डीएनए क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, उसमें नाइट्रोजन होगा नाइट्रोजिनस बेस में। तो जब नाइट्रोजन हम उसमें ये जो मीडिया यूज किया उन्होंने अमोनियम क्लोराइड, तो उसमें जो नाइट्रोजन है वो 15 वाला है, हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन उसमें यूज किया। तो अब बैक्टीरिया के अंदर जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, जब एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेगा, यानी बैक्टीरिया के अंदर जब सेल डिवीजन होगा, तो सेल डिवीजन से पहले क्या होता है? पहले डीएनए की सिंथेसिस होती है। डीएनए की सिंथेसिस होगा तो उसमें जो न्यूट्रिएंट इस्तेमाल किया है बैक्टीरिया के खाने के लिए, जिसमें क्या है? N15 हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है। तो उस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को इस्तेमाल करेगी बैक्टीरिया प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस के लिए। न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होगी पहले, फिर जो है उसमें डीएनए की सिंथेसिस होगी। उस न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा? पॉलीमराइजेशन होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते चले जाएंगे। तो एक नया स्ट्रैंड, चूंकि डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। तो नया जो स्ट्रैंड बनेगा डीएनए के अंदर, तो उसमें नाइट्रोजन 15 वाला जो हेवी आइसोटोप है उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। बात समझे आप? क्या होगा? N15 इज ए हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ये है बैक्टीरिया के भोजन के अंदर। बैक्टीरिया उस भोजन को खाएगा तो उसमें क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होगी, और न्यूक्लियोटाइड जब बन जाएगा तो उस न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे डीएनए सिंथेसिस के दौरान। तो एक नया जो स्ट्रैंड बनेगा डीएनए का, उसमें नाइट्रोजन 15 जाकर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। इस तरीके से हमें उस बैक्टीरिया के डीएनए में क्या मिलेगा? हमें उस बैक्टीरिया के डीएनए में पहले से जो मौजूद था नाइट्रोजन, नाइट्रोजिनस बेस, वो तो रहेगा ही, लेकिन कई जनरेशन जब हम नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग आइस मीडिया के अंदर ग्रो करेंगे, तो सारे के सारे बैक्टीरिया यानी कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होगा उसमें नाइट्रोजन यानी कि हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। चलिए, इतनी बात समझ गए आप।
दूसरा जो मीडिया है वो है नाइट्रोजन 14 वाला। तो उसने क्या किया सेकेंड स्टेप में कि देन दे ट्रांसफर्ड टू सेल इनटू मीडियम विथ नॉर्मल ammonium chloride and took sample at various definite time intervals as the cells multiplied and extracted the DNA that remained as double-stranded helices. The various samples were separated independently on cesium chloride gradient to measure the density of DNA. तो देखिए इसको समझिए। अब वो जो N15 में ग्रो किया हुआ इकोलाई था जिसमें N15 इनकॉर्पोरेट हो चुका है उसके डीएनए के अंदर, उसके कल्चर को लेके फ्रेश मीडिया जो कि नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड के कल्चर मीडिया में उन्होंने डाल दिया। अब डाल दिए तो उसमें ग्रोथ शुरू होगी, यानी बैक्टीरिया की डिवीजन शुरू होगी। डिवीजन शुरू होगी तो सबसे पहले डिवीजन में क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो अब नया जो डीएनए की सिंथेसिस होगी, उस नए डीएनए सिंथेसिस में जो नया स्ट्रैंड बनेगा, चूंकि डीएनए क्या होता है डबल स्ट्रैंडेड, उसमें से पहला जो स्ट्रैंड है जो कि N15 लगा हुआ है उसमें, अब उसमें क्या होगा कि नया जो सिंथेसिस होगी उसमें N14 वाला स्ट्रैंड एक बनेगा। तो क्या होगा कि पहले वाले में जो ओल्ड जो पेरेंटल स्ट्रैंड था उसमें N15 है दोनों स्ट्रैंड में, सपोज कीजिए कि N15 वाला स्ट्रैंड उसमें है। अब नया जो डीएनए की सिंथेसिस होगी तो एक स्ट्रैंड जो होगा N15 होगा और दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो N14 होगा। तो N15 क्या है, वो हेवी आइसोटोप है और N14 है वो हेवी आइसोटोप नहीं है, वो थोड़ा हल्का है। जब इसकी हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन में जो फिगर आएगा आप देखिए कि एपेंडोर्फ के अंदर जो N14 वाला बैंड है वो ऊपर आएगा और N15 वाला बैंड नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होता है जिसमें डेंसिटी की आधार पर, यानी कि डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी, वो सपोज ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है वो भारी होगा। दूसरा कारण ये है कि चूंकि ये हेवी आइसोटोप है तो भारी चीज़ें जो है किसी ट्यूब में नीचे आता है और जो हल्का होगा वो भारी से ऊपर आएगा। तो दो बैंड मिलेंगे आपको, ट्यूब के अंदर ही दिखेगा दो लेयर, एक जो है जो थोड़ा हेवी है वो नीचे है, N15 वाला बैंड आपको नीचे मिलेगा, हम बैंड मतलब एक लेयर मिलेगी वहाँ, और N14 वाला जो है वो थोड़ा ऊपर मिलेगा क्योंकि उसका मोलिकुलर वेट कम है। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए हम किसी चीज को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, जो भारी है वो नीचे आएगा, जो थोड़ा हल्का है वो ऊपर रहेगा। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इस टेक्निक को यूज करते हुए ये मेसेल्सन एंड स्टॉल ने साबित कर दिया कि फर्स्ट जनरेशन में जो डीएनए मॉलिक्यूल था पेरेंटल जनरेशन में, तो सेकेंड जनरेशन में जो आया वो हाइब्रिड मॉलिक्यूल निकला। चूंकि बैक्टीरिया जो इकोलाई की जो डबलिंग टाइम है वो 20 मिनट होता है, 20 मिनट में जैसे सपोज कीजिए कि एक आइसोलेटेड सेल है, उसकी डिवीजन हो रही तो 20 मिनट में वो डिवाइड होके अलग अलग हो जाएगा। यानी फर्स्ट जनरेशन जो है 20 मिनट का, सेकेंड जनरेशन 20 मिनट का, थर्ड जनरेशन 20 मिनट का, हर 20 मिनट में उसकी डबलिंग जो है होती चली जाएगी। तो हर जनरेशन में क्या मिलेगा कि पहला जनरेशन में तो आपको हाइब्रिड मिलेंगे। अगर मान लिया कि चूंकि एक पेरेंटल स्ट्रैंड आएगा और दूसरा जो है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आएगा,
न्यूली सिंथेसाइज जिस पे प्राइमर के ऊपर जो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है, जिसको हम डीएनए सिंथेसिस में यानी रेप्लिकेशन में पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। मोलेकुलर बायोलॉजी जेनेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं उसको आप ज़रूर देखें, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। तो मेसेल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया कि हर जेनरेशन के जो सैंपल थे इकोलाई का, उसको उन्होंने अलग अलग ट्यूब में रख लिया, उसको मार्क कर दिया, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। उसके बाद उससे उन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया। मैं बता चुका हूं कि डीएनए आइसोलेशन का वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल है। हम लोग लेबोरेटरी में रूटीनली उसको आइसोलेट करते हैं। आप जब लेबोरेटरी में काम करेंगे, डीएनए आइसोलेशन करेंगे, तो और आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये समझिए कि ई कोलाई के हर जनरेशन का सैंपल मेसेल्सन एंड स्टॉल ने अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए क्या किया कि सबको अलग अलग किया, फिर उससे डीएनए आइसोलेट किया। डीएनए आइसोलेशन के बाद उन्होंने डेसीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को अपनाते हुए ये जो है हेवी आइसोटेप ऑफ नाइट्रोजन एंड नॉर्मल जो नाइट्रोजन होता है उसको क्या किया उन्होंने सेपरेट किया, जिसका जो है लो मोलेकुलर वेट है वो ऊपर की तरफ आया, जिसका हैवी मोलेकुलर वेट है वो नीचे की तरफ आया। दूसरा जो है टेक्निक जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो देखिए, यहाँ पे जो N14 एंड N14 का बैंड किस तरह एक ट्यूब के अंदर दिख रहा है। इसकी एक ग्राफ भी आती है जिसको हम जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से उसकी ग्राफ भी लेके हम इसको साबित कर सकते हैं कि हाँ ये नया वाला स्टैंड है, ये ओल्ड वाला स्टैंड है। यहाँ पे हेवी आइसोटेप है, यहाँ पे लाइट वाला आइसोटोप है। तो इस तरीके से मेसेल्सन एंड स्टॉल ने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सपेरिमेंटली साइंटिफिकली इन्होंने साबित कर दिया कि यस डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। और चूंकि इन्होंने ई कोलाई पे किया, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो एक टेलर नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया कि विसिया फावा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जो कि एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और उन्होंने भी ये साबित कर दिया कि यस डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स सेमी कंजर्वेटिवली। तो वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, इन्होंने जो टेलर ने जो विसिया फावा पे जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज किया उन्होंने टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम वाज परफॉर्म्ड ऑन विसिया फावा। ये फावा बीन्स होता है एक तरह का। तो इन्होंने भी विसिया फावा पे एक्सपेरिमेंट करके किसने, टेलर ने 1958 में साबित कर दिया कि यस डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, और सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत मशहूर है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपको सीबीएसई में, आईएससी में या किसी भी एकेडमिक एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को आप जो है लिखें, विस्तार में आप लिख सकते हैं, या इसी क्वेश्चन को आपको डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से पूछा जा सकता है जिसमें आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा। आपको मेसेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने के लिए पूछा जा सकता है, जिसमें बहुत ही मशहूर, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आते रहता है किसी न किसी रूप में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।